अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। सादत हसन मंटो के अफसानवी मजमूए मंटो के 100 अफसाने से हम मुख्तलिफ अफसाने आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। आज हम उनका जो अफसाना लेकर हाजिर हुए हैं उसका उन्वान है खुशियाँ। तो आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना खुशियाँ। खुशियाँ सोच रहा था, बनवारी से काले तंबाकू वाला पान लेकर वो उसकी दुकान के साथ उस संगीन चबूतरे पर बैठा था जो दिन के वक्त टायरों और मोटरों के मुख्तलिफ पुर्जों से भरा होता है। रात को 8:30 बजे के करीब मोटर के पुर्जे और टायर बेचने वालों की ये दुकान बंद हो जाती है और उसका संगीन चबूतरा खुशियाँ के लिए खाली हो जाता है। वो काले तंबाकू वाला पान आहिस्ता आहिस्ता चबा रहा था और सोच रहा था पान की गाढ़ी तंबाकू मिली पीक उसके दांतों की रेखों से निकलकर उसके मुंह में इधर उधर फिसल रही थी और उसे ऐसा लगता था कि उसके ख्याल दांतों तले पिस कर उसकी पीक में घुल रहे हैं। शायद यही वजह है कि वह उसे फेंकना नहीं चाहता था। खुशियाँ पान की पीक मुंह में पिलपिला रहा था और उस वाकया पर गौर कर रहा था जो उसके साथ अभी अभी पेश आया था, यानी आध घंटा पहले। वो इस संगीन चबूतरे पर हस्बे मामूल बैठने से पहले खेतवाड़ी की 5वीं गली में गया था। मंगलोर से जो नई छोकरी कांता आई थी इस गली के नुक्कड़ पर रहती थी। खुशियाँ से किसी ने कहा था कि वो अपना मकान तब्दील कर रही है, चुनांचे वो इसी बात का पता लगाने के लिए वहां गया था। कांता की खोली का दरवाजा उसने खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? इस पर खुशियाँ ने कहा, मैं खुशियाँ। आवाज दूसरे कमरे से आई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। खुशियाँ अंदर दाखिल हुआ। जब कांता ने दरवाजा अंदर से बंद किया तो खुशियाँ ने मुड़कर देखा। उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने कांता को बिल्कुल नंगा देखा। बिल्कुल नंगा ही समझो, क्योंकि वो अपने अंग को सिर्फ एक तौलिए से छुपाए हुए थी। छुपाए हुए भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छुपाने की जितनी चीजें होती हैं वो तो सब की सब खुशियाँ की हैरत ज़दा आंखों के सामने थी। कहो खुशियाँ, कैसे आए? मैं बस अब नहाने वाली ही थी। बैठो बैठो। बाहर वाले से अपने लिए चाय के लिए तो कह आए होते। जानते तो हो वो मुआ रामा यहाँ से भाग गया है। खुशियाँ, जिसकी आंखों ने कभी औरत को यूं अचानक तौर पर नंगा नहीं देखा था, बहुत घबरा गया। उसकी समझ में ना आता था कि क्या कहे। उसकी नजरें जो एकदम उरियानी से दो चार हो गई थी, अपने आप को कहीं छुपाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सिर्फ इतना कहा, जाओ जाओ तुम नहा लो। फिर एकदम उसकी जुबान खुल गई। पर जब तुम नंगी थी तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? अंदर से कह दिया होता मैं फिर आ जाता। लेकिन जाओ तुम नहा लो। कांता मुस्कुराई। जब तुमने कहा खुशियाँ है तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो। कांता की ये मुस्कुराहट अभी तक खुशियाँ के दिलो दिमाग में तैर रही थी। उस वक्त भी कांता का नंगा जिस्म मौसम के पुतले की मानद उसकी आंखों के सामने खड़ा था और पिघल पिघल कर उसके अंदर जा रहा था। उसका जिस्म खूबसूरत था। पहली मर्तबा खुशियाँ को मालूम हुआ था कि जिस्म बेचने वाली औरतें भी ऐसा सडोल बदन रखती हैं। उसको इस बात पर हैरत हुई थी, या सबसे ज्यादा ताज्जुब उसे इस बात पर हुआ था कि नंग दड़ंग वो उसके सामने खड़ी हो गई और उसको लाज तक न आई। क्यों? इसका जवाब कांता ने यह दिया था, जब तुमने कहा खुशियाँ है तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो, क्या हर्ज है। कांता और खुशियाँ एक ही पेशे में शरीक थे। वो उसका दलाल था, इस लिहाज से वो उसी का था। पर यह कोई वजह नहीं थी कि वो उसके सामने नंगी हो जाती। कोई खास बात थी। कांता के अल्फाज में खुशियाँ कोई और ही मतलब कुरेद रहा था। ये मतलब यक वक्त इस कदर साफ और इस कदर मुबहम था कि खुशियाँ किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था। उस वक्त भी वो कांता के नंगे जिस्म को देख रहा था, जो ढोलकी पर मंडे हुए चमड़े की तरह तना हुआ था। उसकी लुढ़कती हुई निगाहों से बिल्कुल बेपरवाह, कई बार हैरत के आलम में भी उसने उसके सामने सलोने बदन पर टोल लेने वाली निगाहें गाड़ी थीं, मगर उसका एक रुआ तक भी ना कपकपाया था। बस सामने पत्थर की मूर्ति की मानद खड़ी रही, जो एहसास से आरी हो। भाई एक मर्द उसके सामने खड़ा था।
मर्द जिसकी निगाहें कपड़ों में भी औरत के जिस्म तक पहुंच जाती हैं और जो परमात्मा जाने क्या ख्याल ही ख्याल में कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वो जरा भी ना घबराई। और और उसकी आंखें ऐसा समझ लो कि अभी लॉन्ड्री से धुलकर आई हैं। उसको थोड़ी सी लाज तो आनी चाहिए थी, जरा सी सुर्खी तो उसके दीदों में पैदा होनी चाहिए। मान लिया कस्बी थी, पर कस्बियां यूं नंगी तो नहीं खड़ी हो जाती। 10 वर्ष उसको दलाली करते हुए हो गए थे और इन 10 वर्षों में वो पेशा कराने वाली लड़कियों के तमाम राजों से वाकिफ हो चुका था। मिसाल के तौर पर उसे ये मालूम था कि पाए धोनी के आखिरी सिरे पर जो छोकरी एक नौजवान लड़के को भाई बनाकर रहती है, इसलिए अछूत कन्या का रिकॉर्ड का है, काहे करता मूर्ख प्यार 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 अपने टूटे हुए बाजे पर बजाया करती है कि इसे अशोक कुमार से बहुत बुरी तरह इश्क है। कई मनचले लौंडे अशोक कुमार से उसकी मुलाकात कराने का झांसा देकर अपना उल्लू सीधा कर चुके थे। इसे यह भी मालूम था कि दावर में जो पंजाबन रहती है सिर्फ इसलिए कोट पतलून पहनती है कि इसके एक यार ने उससे कहा था कि तेरी टांगे तो बिल्कुल उस अंग्रेज एक्ट्रेस की तरह हैं जिसने मराको उर्फ खून तमन्ना में काम किया था। ये फिल्म उसने कई बार देखा और जब उसके यार ने कहा कि मार्लिन डेट्रज इसलिए पतलून पहनती है कि उसकी टांगें बहुत खूबसूरत हैं और इन टांगों का उसने 2 लाख का बीमा करा रखा है, तो उसने भी पतलून पहनना शुरू कर दी, जो उसके चूतड़ों में बहुत फंस कर आती थी। और इसे यह भी मालूम था कि मजगांव वाली दक्षिणी छोकरी सिर्फ इसलिए कॉलेज के खूबसूरत लौंडों को फांसती है कि उसे एक खूबसूरत बच्चे की मां बनने का शौक है। उसको ये भी पता था कि वो कभी अपनी ख्वाहिश पूरी ना कर सकेगी, इसलिए कि वो बांझ है। और उस काली मद्रासन की बाबत जो हर वक्त कानों में हीरे की बूटियां पहने रहती है, उसको ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसका रंग कभी सफ़ेद नहीं होगा और वो इन दवाओं पर बेकार रुपया बर्बाद कर रही है जो आए दिन खरीदती रहती है। उसको इन तमाम छोकरियों का अंदर बाहर का हाल मालूम था जो इसके हलके में शामिल थी, मगर उसको ये खबर न थी कि एक रोज कांता कुमारी, जिसका असली नाम इतना मुश्किल था कि वो उम्र भर याद नहीं कर सकता था, उसके सामने नंगी खड़ी हो जाएगी और उसको जिंदगी के सबसे बड़े ताज्जुब से दो चार कराएगी। सोचते सोचते उसकी मुंह में पान की पीक इस कदर जमा हो गई थी कि अब वो मुश्किल से छालिया के उन नन्हे नन्हे रेजों को चबा सकता था जो उसके दांतों की रेखों में से इधर उधर फिसल कर निकल जाते थे। उसके तंग माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हो गई थी, जैसे मलमल में पनीर को आहिस्ता से दबा दिया गया है। उसके मर्दाना वकार को धचका सा पहुंचता था जब वो कांतों के नंगे जिस्म को अपने तस्वुर में लाता था। उसे महसूस होता था जैसे उसका अपमान हुआ है। एकदम उसने अपने दिल में कहा, भाई ये अपमान नहीं है तो क्या है? यानी एक छोकरी नंग दड़ंग तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि इसमें हर्ज ही क्या है, तुम खुशियां ही तो हो। खुशियां ना हुआ, साला वो बिल्ला हो गया जो उसके बिस्तर पर हर वक्त ऊँगता रहता है। और क्या, अब उसे यकीन होने लगा कि सचमुच उसकी हत्या हुई है। वो मर्द था और उसको इस बात की गैर महसूस तरीक पर तवक्को थी कि औरतें ख्वाह शरीफ हों या बाजारी, उसको मर्द ही समझेंगी और इसके और अपने दरमियान वो पर्दा कायम रखेंगी जो एक मुद्दत से चला आ रहा है। वो तो सिर्फ ये पता लगाने के लिए कांता के यहाँ गया था कि वो कब मकान तब्दील कर रही है और कहाँ जा रही है। कांता के पास उसका जाना यकसर बोनस से मुतल्लक था। अगर खुशियाँ कांता की बाबत सोचता कि जब वो उसका दरवाज़ा खटखटाएगा तो वो अंदर क्या कर रही होगी, तो उसके तस्वुर में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बातें आ सकती थी। सर पर पट्टी बांधे लेट रही होगी, बिल्ले के बालों में से पिस्तूल निकाल रही होगी, उस पाउडर से अपनी बगलों के बाल उड़ा रही होगी जो इतनी बास मारता था कि खुशियाँ की नाक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पलंग पर अकेली बैठी ताश फैलाए पशीनस खेलने में मशगूल होगी। बस इतनी चीज़ें थी जो उसके जहन में आती। घर में वो किसी को रखती नहीं थी, इसलिए इस बात का ख्याल ही नहीं आ सकता था। पर खुशियाँ ने तो ये सोचा ही नहीं था। वो काम से वहाँ गया था कि अचानक कांता, यानी कपड़े पहनने वाली कांता, मतलब ये कि वो कांता जिसको वो हमेशा कपड़ों में देखा करता था, उसके सामने बिल्कुल नंगी खड़ी हो गई। बिल्कुल नंगी ही समझो। ये क्योंकि एक छोटा सा तौलिया सब कुछ तो छुपा नहीं सकता था। खुशिया को यह नज़ारा देखकर ऐसा महसूस हुआ था
जैसे छिलका उसके हाथ में रह गया है और केले का गूदा पुर्ज करके उसके सामने आ गिरा है। नहीं, उसे कुछ और ही महसूस हुआ था, जैसे जैसे वो खुद तिनका हो गया है। अगर बात यहाँ तक ही खत्म हो जाती तो कुछ भी ना होता। खुशियाँ अपनी हैरत को किसी न किसी हीले से दूर कर देता, मगर यहाँ मुसीबत ये आन पड़ी थी कि उस लौंडिया ने मुस्कुरा कर कहा था, जब तुमने कहा खुशियाँ है तो मैंने सोचा अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो। ये बात उसे खाए जा रही थी। साली मुस्कुरा रही थी। वो बार बार बुड़बुड़ाता। जिस तरह कांता नंगी थी, इसी तरह उसकी मुस्कुराहट खुशियाँ को नंगी नजर आई थी। ये मुस्कुराहट ही नहीं, उसे कांता का जिस्म भी इस हद तक नजर आया था, गोया इस पर रंदा फेरा हुआ है। इसे बार बार बचपन के वो दिन याद आ रहे थे, जब पड़ोस की एक औरत उससे कहा करती थी, खुशियाँ बेटा, जा दौड़ के जा, ये बाल्टी पानी से भर ला। जब वो बाल्टी भर के लाया करता था तो वो धोती से बने आए हुए पर्दे के पीछे से कहा करती थी, अंदर आके यहाँ मेरे पास रख दे, मैंने मुंह पर साबुन मला हुआ है, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। वो धोती का पर्दा हटाकर बाल्टी उसके पास रख दिया करता था। उस वक्त साबुन के जाग में लिपटी हुई नंगी औरत उसे नजर आया करती थी, मगर उसके दिल में किसी किस्म का हैजान पैदा नहीं होता था। भाई मैं उस वक्त बच्चा था, बिल्कुल भोला भाला। बच्चे और मर्द में बहुत फर्क होता है। बच्चों से कौन पर्दा करता है, मगर अब तो मैं पूरा मर्द हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 28 वर्ष के करीब है, और 28 वर्ष के जवान आदमी के सामने तो कोई बूढ़ी औरत भी नंगी खड़ी नहीं होती। कांता ने उसे क्या समझा था? क्या उसमें वो तमाम बातें नहीं थी जो एक नौजवान मर्द में होती हैं? इसमें कोई शक नहीं कि वो कांता को यक बयक नंग दड़ंग देखकर बहुत घबरा गया था, लेकिन चोर निगाहों से क्या उसने कांता की उन चीज़ों का जायजा नहीं लिया था जो रोज़ाना इस्तेमाल के बावजूद असली हालत पर कायम थी? और क्या ताज्जुब के मर्द होते हुए उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था कि 10 रुपए में कांता बिल्कुल महंगी नहीं। और दशहरे के रोज बैंक का वो मुंशी जो 2 रुपए की रायत न मिलने पर वापस चला गया था, बिल्कुल गधा था। और इन सब के ऊपर क्या एक लम्हे के लिए उसके तमाम पट्टों में एक अजीब किस्म का खिंचाव पैदा नहीं हो गया था, और उसने एक ऐसी अंगड़ाई नहीं लेना चाहिए थी जिससे उसकी हड्डियां तक चटकने लगे? फिर क्या वजह थी कि मंगलोर की सांवली छोकरी ने उसको मर्द ना समझा और सिर्फ सिर्फ खुशियां समझकर उसको अपना सब कुछ देखने दिया? उसने गुस्से में आकर पान की गाढ़ी पीक थूक दी, जिसने फुटपाथ पर कई बेल बूटे बना दिए। पीक थूक कर वो उठा और ट्राम में बैठकर अपने घर चला गया। घर में उसने नहा धोकर नई धोती पहनी। जिस बिल्डिंग में रहता था उसकी एक दुकान में सैलून था। उसके अंदर जाकर उसने आईने के सामने बालों में कंघी की। फिर फौरन ही कुछ ख्याल आया तो कुर्सी पर बैठ गया और बड़ी संजीदगी से उसने दाढ़ी मूंढने के लिए हजाम से कहा। आज चूंकि दूसरी मर्तबा वो दाढ़ी मुंडवा रहा था, इसलिए हजाम ने कहा, अरे भाई खुशिया, भूल गए क्या? सुबह मैंने ही तो तुम्हारी दाढ़ी मूंडी थी। इस पर खुशिया ने बड़ी मतानत से दाढ़ी पर उल्टा हाथ फेरते हुए कहा, खूंटी अच्छी तरह नहीं निकली। अच्छी खूंटी निकलवा कर और चेहरे पर पाउडर मलवा कर वो सैलून से बाहर निकला। सामने टैक्सियों का अड्डा था। बॉम्बे के मखसूस अंदाज में उसने छी छी करके एक टैक्सी ड्राइवर को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और उंगली के इशारे से उसे टैक्सी लाने के लिए कहा। जब वो टैक्सी पर बैठ गया तो ड्राइवर ने मुड़कर उससे पूछा, कहाँ जाना है साहब? इन 4 लफ्जों ने खास तौर पर साहब ने खुशिया को बहुत मसरूर किया। मुस्कुरा कर उसने बड़े दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, बताएंगे, पहले तुम पसीरा हाउस की तरफ चलो, लेमिंगटन रोड से होते हुए, समझे? ड्राइवर ने मीटर की लाल झंडी का सर नीचे की तरफ दबा दिया। टन टन हुई और टैक्सी ने लेमिंगटन रोड का रुख किया। लेमिंगटन रोड का जब आखिरी सिरा आ गया तो खुशिया ने ड्राइवर को हिदायत दी, बाएं तरफ मोड़ लो। टैक्सी बाएं तरफ मुड़ गई। अभी ड्राइवर ने गियर भी ना बदला था कि खुशिया ने कहा, ये सामने वाले खंबे के पास रोक लेना जरा। ड्राइवर ने ऐन खंबे के पास टैक्सी खड़ी कर दी। खुशिया दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और एक पान वाले की दुकान की तरफ बढ़ा। यहाँ से उसने एक पान लिया और उस आदमी से जो कि दुकान के पास खड़ा था चंद बातें की और उसे अपने साथ टैक्सी पर बिठाकर ड्राइवर से कहा, सीधे ले चलो। देर तक टैक्सी चलती रही। खुशिया ने जिधर इशारा किया ड्राइवर ने उधर हैंडल फेर दिया। मुख्तलिफ पुर रौनक बाजारों में से होते हुए टैक्सी एक नीम रोशन गली में दाखिल हुई, जिसमें आमदो रफ्त बहुत कम थी। कुछ लोग सड़क पर बिस्तर जमाए लेटे थे।
उनमें से कुछ बड़े इत्मीनान से चंपी करा रहे थे। जब टैक्सी उन चंपी कराने वालों के आगे निकल गई और एक काठ के बंगला नुमा मकान के पास पहुंची, तो खुशिया ने ड्राइवर को ठहरने के लिए कहा, बस अब यहाँ रुक जाओ। टैक्सी ठहर गई तो खुशिया ने उस आदमी से, जिसको वो पान वाले की दुकान से अपने साथ लाया था, आहिस्ता से कहा, जाओ, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। वो आदमी बेवकूफ़ों की तरह खुशिया की तरफ देखता हुआ टैक्सी से बाहर निकला और सामने चोबी मकान में दाखिल हो गया। खुशिया जमकर टैक्सी के गद्दे पर बैठ गया। एक टांग दूसरी टांग पर रखकर उसने जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई और एक दो कश लेकर बाहर सड़क पर फेंक दी। वो बहुत मुस्तरब था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि टैक्सी का इंजन बंद नहीं हुआ। उसके सीने में चूंकि फड़फड़ाहट सी हो रही थी, इसलिए वो समझा कि ड्राइवर ने बिल बढ़ाने की गर्ज से पेट्रोल छोड़ रखा है। चुनाचे उसने तेजी से कहा, यूं बेकार इंजन चालू रखकर तुम कितने पैसे और बढ़ा लोगे? ड्राइवर ने मुड़कर खुशिया की तरफ देखा और कहा, सेठ, इंजन तो बंद है। जब खुशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसका इज़्तिराब और भी बढ़ गया और उसने कुछ कहने के बजाय अपने होंठ चबाने शुरू कर दिए। फिर एकाएक ही सर पर वो कश्ती नुमा काली टोपी पहनकर, जो अब तक उसके बगल में दबी हुई थी, उसने ड्राइवर का शाना हिलाया और कहा, देखो, अभी एक छोकरी आएगी, जूं ही अंदर दाखिल हो तो मोटर चला देना, समझे? घबराने की कोई बात नहीं, मामला ऐसा वैसा नहीं। इतने में सामने से चोबी मकान से दो आदमी बाहर निकले। आगे आगे खुशिया का दोस्त था और उसके पीछे पीछे कांता, जिसने शोख रंग की साड़ी पहन रखी थी। खुशिया जड़ से उस तरफ को सिरक गया जिधर अंधेरा था। खुशिया के दोस्त ने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और कांता को अंदर दाखिल करके दरवाज़ा बंद कर दिया। फौरन ही कांता की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी, जो चीख से मिलती जुलती थी, खुशिया तुम? हाँ मैं, लेकिन तुम्हें रुपए मिल गए ना? खुशिया की मोटी आवाज़ बुलंद हुई, देखो ड्राइवर, जो हो ले चलो। ड्राइवर ने सर्फ दबाया, इंजन फड़फड़ाना शुरू हुआ। वो बात जो कांता ने कही सुनाई न दे सकी। टैक्सी एक दचके के साथ बढ़ी और खुशिया के दोस्त को सड़क के बीच हैरत ज़दा छोड़कर उस नीम रोशन गली में गायब हो गई। उसके बाद किसी ने खुशिया को मोटरों की दुकान के संगीन चबूतरे पर नहीं देखा।